लेकिन अभी का नहीं। आप लिख लें होमवर्क में इसको। हाँ बेटा, अगर आपका मूड है तो बिल्कुल अगले साल आके होमवर्क कीजिएगा इसको, ठीक है। यानी कि आपने इस दफा भी नहीं करना, अगले टाइम नहीं करना, उससे अगले टाइम में पास करना है। अगले साल वाला कौन है? कौन? हाँ, उधर से बात आई है जी। क्वेश्चन नंबर 19 लिखे होमवर्क में, अगर हिम्मत पड़े आज तो जरूर कीजिएगा। ये इसके अंदर सिर्फ एक चीज का मसला आना है, वो चीज मैं आपको पढ़ लूं अगर शायद वो भी ना हो। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 19 में पॉइंट 2 है पेज 663 पे। इस पॉइंट 2 को ना ब्रैकेट लगाएं, यहां से इंपोर्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, नहीं यहां से नहीं, चलें अब लगा दिया तो इस सारे कोई ब्रैकेट लगा दें। ये जुमला मैं ऊपर आपको अलग से लिखाता हूं, इसको एक्सप्लेन अब फिर किसी वक्त कर दूंगा। अंग्रेजी की मार उसने मारी हुई है बस ऐसे ही फजूल में, तो उसमें फंसना मत। लिखो पॉइंट 2 ऊपर टॉप पे, पॉइंट 2 रीड्राफ्ट करो। लिखो इंपोर्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज और नहीं, ये सही कर दिया हुआ, ठीक है, ओके डन है, सही हो जाएगा सवाल। देख लेना, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, रीड्राफ्ट ना करो ना करो, कल देखते हैं। सवाल करना है, अगर कल कर लेंगे हिम्मत पड़े तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा मसला ये है ना कि 2 सवाल एक जैसे करना, तो वो जरा ऐसे ही तबीयत ना खराब हो जाए, तो उसके लिए इसी सवाल को फाइफो से करना है और अगला सवाल करना है, उसमें पता नहीं ऑप्शन है या नहीं है, वो तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 सवाल बिल्कुल एक जैसे हो गए आपके, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल किसी टेस्ट में या मॉक में आ जाएगा, तो 3 सवाल आप इस एक तरह के भी कर लेंगे। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। बहरहाल फिलहाल अब इसको छोड़ दें। इसकी रिक्वायरमेंट पिछले सवाल की पढ़ लें जरा। रिक्वायरमेंट बी क्या है? लिस्ट द इंफॉर्मेशन दैट विल हैव टू बी डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ। ये सारे डिस्क्लोजर आपको पढ़ाए नहीं, जब समझाऊंगा तो वहां से लिस्ट पढ़ाऊंगा, वो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को खत्म कर दें। अब 18 हो गया। 18 को फाइफो से करना और पास पेपर 19 को करना। होमवर्क लिख तो ले, दोनों ना भी हो एक कर लीजिएगा, एक फिर जब भी कर लें, करना जरूर है, ठीक है। अब अपना हैंड आउट ओपन कर लें, थोड़ा सा सांस लेके। किसी ने नोट शोट करना है तो कर लें। ये 2017 वाली जो पीएसएल हुई थी ना, उस वक्त सवाल बनाया था। हाँ, आज सुना है, किसी से बात की है उन्होंने। आप फोन करूंगा मेरे से, अभी रात को करूंगा जाते हुए। जी हैंड आउट सबके पास हैं। अच्छा जी, अब वो जो कहानी मैंने पहले दिन शुरू की थी, सबसे पहले दिन आपको क्या बनवाया था? कार्ड, इन्वेंट्री कार्ड बनाया था, और फिर बाद में बताया था कि ये बनता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सवाल बिल्कुल सादा था, उसमें ना सिर्फ परचेज, ओपनिंग परचेज, सेल और क्लोजिंग था, ना कोई परचेज रिटर्न थी, ना कोई सेल रिटर्न थी, ना कोई स्टॉक जला था, ना कोई स्टॉक चोरी हुआ था, ना कोई स्टॉक मालिक घर लेके गया था। तो वो सारी चीजों की जरूरत महसूस हुई। 2-3 दिन का बीच में फासला इसलिए डाला कि जरा वो वाली चीजें पक्की हो जाएं। तो सब बच्चे अपनी किताबों के अंदर एंट्रीज वाला वो सफा ओपन करें, लॉसेस के अलावा वाली सारी एंट्रीज को रिवाइज करें। एक एंट्री मैंने उसमें भी पेंडिंग करवाई थी, पीरियोडिक परपेचुअल की एंट्रीज आपने किताबों से पढ़ाई थी ना आपको मैंने। पीरियोडिक को छुपा लें, परपेचुअल की एंट्रीज रिवाइज करें।
जल्दी से जो एंट्रीज आपको करवाई थी वो एंट्री जरा रिवाइज कर लें, याद भी हैं या नहीं। हाँ उससे पूछ लो, तुम्हें कुछ नहीं पता। को अपना मकाम भी पैदा करो प्यारे इश्क। भाई देखना उधर पानी पड़ा हुआ। अब मेरी बस हो गई। नहीं पड़ा हुआ, ये रहने दो बस, ठीक है पी ले तो बस ठीक है, आ जाएगा। अगर भाई आपने बातें कर ली मैं पढ़ाऊं, आप किसी को मैसेज करते हैं पानी तो ला दे मुझे गिलास में, ताजा वो बोतल में पड़ा है। अच्छा जी, पहले एंट्रीज रिवाइज करवा दूं आपको। परपेचुअल सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है? ओके, अब बुक पे नहीं देखना, देख लिया बुक पे आपने, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्री होती है? क्यों नहीं होती? परचेज की क्या एंट्री होती है? परचेज डेबिट क्रेडिट। अच्छा, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके, सेल की क्या एंट्री होती है? रुक जाओ, ये मत कहो क्या एंट्री होती है, फौरन यहीं पर पहले बात करो, एंट्री नहीं बोले एंट्रीज। सर आप एक एंट्री क्यों कह रहे हैं? सेल के वक्त कितनी एंट्री होती है परपेचुअल सिस्टम? पहली एंट्री, दूसरी। अच्छा, पहली एंट्री किस अमाउंट से होगी? सेलिंग प्राइस से। अच्छा, और दूसरी एंट्री कॉस्ट। सेल रिटर्न की तो एक ही होगी ना एंट्री? यस यस, शर्म कर, एक एंट्री होगी। सेल रिटर्न की भी दो एंट्रीज होंगी। बोलिए, पहली एंट्री सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, दूसरी और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। चलो याद है, कैरेज इनवर्ड की भी बता ही दो, वैसे है तो कोई नहीं आज। कैश या पेबल, ये भी मैंने कहा बताई थी, याद भी है या नहीं? चलें, गुड, एंट्रीज तो याद है आपको। चलें, ये अमजद किधर जा रहे हो यार, दौड़े दौड़े, बोर्ड मिटा दो यार, छोड़ो यार, किसी को मैसेज कर दो, ऑफिस बॉय को। ओके, फॉलोइंग डाटा पर, क्या तो मैं शरीफ आदमी समझता हूं वैसे, सैलवी। हाँ, कहता है मुझे शरीफ समझते हैं आप? मैं शरीफ? कैसी बात कर रहे हैं सर आप, मत समझें। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू अ प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स, कॉमा कॉमा फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, कॉमा, ये बीच में कॉमे के दरमियान में बात है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी अलग बीच में बात बताएगी कि लाहौर कलंदर की एक प्रोडक्ट की ये डिटेल है जो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ये नाम भी लिखा होता तो डाटा हमें बता देता, हम तो इससे आगे बढ़ के अब सोच लिया करते हैं। हाँ, वो किसी को कह देना। ओके, और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी का जे बड़ा कर लें। हर बार सोचता हूँ इस जे को अगली बार बड़ा कर दूंगा इसको, लेकिन जब कॉपी कराने की बारी आती है तो मुश्किल से तो मुझे फाइल मिलती है। यार वो फाइल तुम्हें पता ही, आप लैपटॉप में अभी सही करी तो नकदो नकदी, आज जो गलतियां हो ना आज सही कर लो ताकि अगले सेशन में ना हो ये। ओके, जनवरी का जे बड़ा कर ले। ओके, ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 4 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट 12, परचेजेस 2 जनवरी को 10 यूनिट 15 के हिसाब से, सेल्स 4 जनवरी को 8 यूनिट्स 20 के हिसाब से, परचेज 12 जनवरी को 8 यूनिट्स 16 के हिसाब से, सेल 17 जनवरी को
6 यूनिट्स 20 के हिसाब से, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, आज ये भी आ गई, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको नजर आ रहा है आग लगी और 2 यूनिट्स जल गए, ओनर अपने घर 1 यूनिट पर्सनल यूज के लिए ले गया, क्लोजिंग स्टॉक 5 पड़ा था और निकले 2 डैमेज्ड। और पता नहीं एक चीज छुपी हुई भी है इसी सवाल के अंदर, यानी इस सवाल में मुझे जो कुछ पॉसिबली इसमें आ सकता था मैं वो सब कुछ इसमें डाल दिया कि परचेज रिटर्न भी आ जाए, सेल रिटर्न भी आ जाए, नॉर्मल लॉस भी आ जाए, नॉर्मल लॉस भी आ जाए, ड्राइंग भी आ जाए, एनआरवी लॉस भी आ जाए, ताकि कुछ रहे ना। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है सवाल में, लेकिन ये सब कुछ वो सवाल के अंदर नहीं रखता, इसमें से 2-3 चीजें वो नॉर्मली रख लिया करता है एट अ टाइम, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो पढ़ी ही नहीं, वैसे 0.4 सिर्फ पढ़ दो, उसका भी हाफ पढ़ो फिलहाल। लाहौर कलंदर वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री ऑन एफको, बस ठीक है, अब बाकी बात अब फिलहाल नहीं पढ़नी, ठीक है, फिर बाकी सवाल करते हुए पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपेयर डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, चलो यहीं पे ही बना लेंगे, उसको छोड़ो, अब वो जो लिखा था चले, इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IS2 इन्वेंट्रीज, और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो प्रिपेयर लेजर्स। फुल फ्लैज काम करना है इस सवाल में। अब जरा ये प्रिपेयर डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरलाइन करो। ये रिक्वायरमेंट आपको पता है, यही किसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या आपको पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है क्या लेके जाना है इन्वेंट्रीज की मद में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो वैल्यू ही जाती है, और वैल्यू मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV है, तो कॉस्ट भी निकालनी है और NRV भी, और सिस्टम परपेचुअल है तो कॉस्ट कैसे निकलेगी। मैं किसी ऑफिस बॉय को बोल दिया करो यार, अच्छा जज़ाकल्लाह, सरासिफ का क्लास है, ओके जी। कैमरे वाले ना देखें अच्छा ठीक है, बात समझ आ रही है। वैसे तो वैल्यू है, लेकिन फिर भी आसान करने के लिए इस जो बात मैंने अंडरलाइन करवाई है ना, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट को जरा आसान करके लिख लें, कंप्यूट या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई वैल्यू ही है जो बैलेंस शीट में आएगी, और फिर उससे अगर कोई रिक्वायरमेंट्स अगर इस सवाल में एडिशनल हमने निकालनी है तो उसी का डिस्क्लोजर बनेगा, ओके। चलें जी, अब ये तो पता लग गया कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NR, तो फिर कॉस्ट भी निकालनी है और NR भी। कॉस्ट निकलेगी अगर परपेचुअल सिस्टम है तो डिटेल्ड कार्ड से, अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो शॉर्टकट से। ब्रेक से पहले किया था परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम, अभी कौन सा आ गया, परपेचुअल। रिक्वायरमेंट सेम है, तो पता होना चाहिए ना, सवाल कहां से मर्जी पूछ ले उसको, वो तो परेशान हो जाए आपसे सवाल पूछ के, केड़ी मुसीबत पे आ गया मैं, ये तो जवाब आता है इसको, ठीक है। तो मुझे बताएं, कॉस्ट भी चाहिए, NRV भी, फिर वैल्यू पहुंचेंगे। सिस्टम कौन सा है, उसमें कॉस्ट कैसे निकलती है, डिटेल्ड लेजर कार्ड से। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आज, वही लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसमें बातें बहुत सी आ गई मजीद भी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी बनाएंगे इंशाल्लाह। डेट, अभी तक ना आपके जुमे भी वापस नहीं आए मेरे पास, तो आप लोग ऐसे शक्लें बना रहे थे, मैंने क्लास दोबारा मांग दी। आप हिसाब लगा के देख लें,
आप हाँ, वैसे आपकी मोहब्बत है, आप बाकी बैठे हैं बड़ी दिलजमी से, लेकिन 8 से 9 लेक्चर शॉर्टफॉल सिर्फ जुम्मों की वजह से निकलता है। मैंने एक संडे ऑन किया तो मुझे इमरजेंसी निकलना पड़ गया, 1.5 घंटा पढ़ाया। दूसरे में चलो डबल लेक्चर कह ले पढ़ा लिया तो 3 हो गए, और आज 2, 5 हो गए, 4 तो अभी वो रहते हैं। कल 2 और हो जाएंगे, शॉर्टफॉल में से तो 2 रह जाएंगे। वैसे तो पूरा हफ्ता मैंने बुक किया हुआ था, लेकिन जरा अर्ली शुरू कर दिया। मैंने कहा ये ना हो अगले हफ्ते में आपको पूरा हफ्ता ना बुला सकूं, 3 दिन बुला सकूं, तो फिर ये ना हो सारा हफ्ता भी तो लोड पड़ जाता है ना। तो अभी वीकेंड आ रहा है, चलो आपकी छुट्टी हो जाएगी, जरा बुला लो फिर संडे को। नहीं, मेरी नहीं छुट्टी। अच्छा वैसे ना मैं आ रहा हूँ FAR 2 के लिए, वैसे जस्ट बता रहा हूँ। नहीं, अगर आप आज और कल पढ़ रहे हैं तो फिर आपको संडे का रेस्ट जरूरी है, ठीक है ना। वो जो पढ़ना है उसको हजम भी तो करना है, तो फिर मंडे को, फिर शाम को। डन 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 डन। फिलहाल तो कल आए ना। बेटा तुम ना आना, मैंने नहीं खाना खिलाना, तुम ना आना, ठीक है। ओके, अब कल आना मत, बार नाका लगाना है इस पठान को, खाने वाले पठान को। खा जाना है इसने मुझे। ये ना हो ये मैं इधर लिख रहा हूं, ये बाजू पीछे जाके मेरा बाजू ही खा जाओ। कोई पता तुम्हारा जितनी भूख तुम्हें लगी होती है रोज, पता लगे उस्ताद नहीं खा गया। आदमखोर स्टूडेंट। जाओ जाओ गांव जाओ, लेकिन सिर्फ संडे को जाके आ लो तो तब जाना। मैं नहीं जा रहा यार, मैं इधर ही हूं। मेरी संडे को क्लास है बेटा। हाँ जी, छुट्टी उसी को नहीं मिलती भाई जिसका सबक याद होता है। चलें जी, कोशिश की है मैंने जल्दी जल्दी अच्छा सा बन जाए। क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट, अमाउंट आप लोग भी बना लें। ये किस चीज का इंतजार है, जल्दी करें। हाँ जी, यही तो आपको फायदे हैं। पेपर भी आपका पास नहीं है और लाइनें भी आप लोगों को लगा के दे देते हैं वो। इन्वेंटोरी कार्ड एफ को, क्योंकि ये यूज कर रहे हैं एफ को। क्या कह रहे हैं ये? ओके, मैं सवेरे 7 बजे तू पढ़ा रहे हैं, छान मुझे मारना खा ली। इस वक्त जिसने भी तंग करना है मुझे अपनी जिम्मेदारी पे तंग करे, ओके, वरना इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। ओके, अच्छा जी, चले जल्दी करें। ये पहले क्या कर रहे थे तुम जब मैं कार्ड बना रहा था? यहाँ देख रहे थे, लाइनें सीधी लग जानी थी, सीधी लाइनें मुझे। चलें जी, फिर जिन्होंने लाइनें लगा ली हैं वो 1 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक 1 2 3 4 5 परचेज और सेल रिटर्न से पहले पहले वो कार्ड बना सकते हैं। बनाएं, कार्ड बनाएं। यार तुम जरा उधर करके बैठो, सारी क्लास इधर को झुक जाती है, तुम और मैं इकट्ठे यहां बैठ जाते हैं। देख लो, अब इधर सारा रश इधर लगा हुआ है, उधर रश ही कम है एंड में, क्योंकि सारा वो बोझ इधर को आ जाता है, यूं टिल्ट हो जाती है क्लास। ये कोना हर क्लास में खाली होता है, इस वजह से भी होता है मसला। जल्दी करें, आपके पास 2 मिनट है, मैं 2 मिनट सांस ले लूं। वैसे तो सांस ही ले रहा हूं, उससे आके बैठा ही हूं। बेटा ये बातें करने के लिए टाइम नहीं दिया। कार्ड बनाएं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न नई चीज है ना, उससे पहले तक जल्दी करें। भूल गए आप बातें, याद करें जरा। पढ़ा था कुछ दिन पहले, जान के डिले किया। मैंने कहा साथ ही लॉसेस करा दिए तो हाजमा खराब हो जाएगा।
खत्म कराना कोर्स में मसला नहीं होता, लेकिन आप लोगों को चीजें सही से समझाने के लिए कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जो प्लान किया हुआ था उसमें थोड़ा सा फिर इसलिए प्लस माइनस होता है। तो आप चलते रहा करें जैसे बुलाया जाए, इंशाल्लाह उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सात बज के 20 मिनट हैं, 7:25 तक इधर देखें, इधर देखें। ये कार्ड बनाने के बाद आपने नीचे थोड़ी सी जगह छोड़नी है, जहां पे मैं तो साइड पे लगा लूंगा एनआरवी टेस्ट, आपने एनआरवी टेस्ट यहां पे लगाना होगा, ठीक है। और वो जगह छोड़ के 5-7 लाइनें, ठीक है, बल्कि वो बाकी का आधा सफा छोड़ देना, आधे सफे पे कार्ड बनेगा ना, आधा सफा छोड़ देना। उसके बाद अगले सफे से एंट्रीज भी करके दिखाओ मुझे, यकम जनवरी 17 से 17 जनवरी 17 तक की। और अब इसके लिए पूरे 5 मिनट है आप लोगों के पास। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा, उससे पहले पहले सिंपल एंट्रीज हैं, तरतीब से करते जाओ, जल्दी करो। सब एडिशनल इंफॉर्मेशन परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के बाद की डेट्स की हैं, इसलिए रिलैक्स होके वहां तक पहुंचो, कोई नई चीज नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, पास पेपर 1 है, और कुछ नहीं है, जो आपने होमवर्क में किए हुए हैं खुद, जल्दी करें। थले बन लेना सी, थले बन लेना सी, उड़ी जानियां ने। कौन? कैलकुलेटर नहीं चल रहा कि कोई दुख लग गया आपको बैठे बैठे? समझ आ गई है कहीं पॉइंट? ये भी होता है, ज्यादा खुशी है ज्यादा काम। कहां से पढ़ने आए हो आप? लाहौर के ही हो? इतने दूर से तुम पढ़ने आए हो? हुन छुट्टी करके विखाई जरा। ये इसको पंजाबी ट्रांसलेट कर दो कि हुन छुट्टी करके विखाई, ते लेट आ गए विखाई जरा। अच्छा, हिम्मत है वैसे उसकी। जी मुअज़्ज़िज़ सामईन, 2 मिनट गुजर चुके हैं। इत्तलान अर्ज है, सवाल का वक्त खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, जल्दी जल्दी सवाल कर लें। ओ एंड वाले भाई, ग्लासेस वाले, सवाल क्यों नहीं कर रहे तुम? हैं? अच्छा, आ रहा हूं मैं चेक करने। ये जो बैठे हैं ना छुप छुप आगे, इनकी खैर नहीं है। अमजद बैठा है, अमजद चला गया है, मुझे खुद आना पड़ेगा। अमजद नहीं बैठा? भाई ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? हाँ करे ना, ऐसे मुंह आगे उधर। एक किताब है आपको, एक अनार में 100 बीमार है, तो फिर उधर क्या देख रहे हो? फिर पर्चे मुझे साथ ले जाना बेटा। हाँ इधर भी एक मुझे लग रहा था मुजरिम बैठा हुआ है। कहां तक पहुंचा तुम्हारा कार्ड? गुड। ये अभी तक कुछ नहीं लिखा तुमने? वो मैंने पहले बनाया था, वो पूरे इतना तुम पानी पी के आए हो उधर, अपनी तरफ से फ्रेश हो के आए हो, आप 15-20 मिनट में खड़ा रखा है, अभी तक तुम्हें जाग नहीं आई? जल्दी। हाँ नहीं ना बना रहे थे कार्ड? दिखाओ जरा। नहीं, पहले क्या कर रहे थे जब मैंने कहा है? चेक करने में ना आता? हाँ तो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पढ़ने का तुम्हारा दिल करता? ये फीस दी हुई है? अच्छा, कहाँ से पढ़ने आए हुए तुम? लाहौर से ही हो? तो क्या पॉकेट मार के फीस दी किसी की? बोलो। अपने पैसों से नहीं दी बेटा, अपने पैसों से दी होती ना तो कर रहे होते। अम्मा अब्बा ने दिए हैं पैसे, शर्म नहीं आती तुम्हें?
सारा दिन आके तुम बोलते रहते हो क्लास में, हूं तू कम ना करो यार, ऐसे ना करो। एक तो मैं तुम्हें कह कुछ नहीं रहा, पहली बार बोला हूं मैं, कुछ थोड़ा सा शर्म कर लो। ये मैं ना आज उतरता तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई नहीं कार्ड शार्ड बनाना था, जैसे ये हो गए भाई साहब, वो बना रहे आपके लिए। 2 लेक्चर्स क्यों नहीं लिए थे तुमने? प्लीज अब स्टॉप राइटिंग। मारकर फिर जवाब दे गया, मारकर। ओके प्लीज बातें अब ना करें प्लीज। पठान भी इस ऐलान में शामिल हैं, बातें ना करें प्लीज, और लिखना भी बंद कर दें, अब सिर्फ नोट करें। मेरा लिखना नोट करें आंखों से दिमाग में, ओके? ये भी नोट करना होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉलोइंग डाटा ब्ला ब्ला ब्ला। ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17 ओपनिंग स्टॉक। परचेज में लिखें, सेल में लिखें, ओके। बैलेंस में कितना? 4 × 12 48। ये हमारे पास ओपनिंग डेट पे स्टॉक पड़ा था, और ये आ गई एंट्री 1 जनवरी 17 पे। एंट्री बोल दो। मैं कह रहा हूं एंट्री बोलो, आप कह रहे हो नहीं करनी है एंट्री। नो एंट्री। बाकी कहानी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो एक बार लिख लिया आपने, आपको पता है। वो इन्वेंट्री का, इस सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है, वो उसका ओपनिंग आता है। ये समझो लेजर ही बना हुआ है, ये लेजर की ही फॉर्म है, जरा डिटेल्ड वाली। ओपनिंग भी पड़ा है, परचेजेस भी आती हैं, सेल्स भी आती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग भी है, तो समझो ये लेजर ही है स्टेटमेंट फॉर्म में। बस ना ही समझो, वैसे ये कार्ड है बस, ठीक है, ओके। उसके बाद 2 जनवरी को क्या हुआ? परचेजेस 2/1/17 जी 10 10 10 10। अच्छा कितना? 15। ये कह रहा था कि 10 रेट की है मैंने, 10 जी 150। ओके नाउ 4 अलग और 10 अलग नहीं रख सकते। मेथड कौन सा है? एवको। अच्छा देखो, यहां से शुरू कर लेते हैं। 4 पड़े थे 48, अब ऐसे ही बस कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं हम तो। 10 खरीदे 150 वाले, बन गए टोटल 14। ये क्या है जी? क्वांटिटी। ये क्या है? पक कोड। ओके सॉरी जी, नहीं अमाउंट, अच्छा सॉरी सॉरी। हम आप क्या कह रहे हो आप? अमाउंट तो लिखा हुआ है। अच्छा अब, हाँ यार ला दे यार, तेरी मेहरबानी। ये जो जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो सारे मुझे क्यों ला के देते हो? ताकि वो थोड़ी देर में वो गिर जाते हैं। अच्छा, किसी की शुगर लो होती है, किसी के विटामिन की कमी होती है, तो ओके। नाउ यहां पे वो लकीर लगा के डिवाइड करके रेट लिखने की बजाय बस कैलकुलेटर पे ये काम कर लेंगे। कर दूं या सही है? ओके जी चले, फिर भी लिख देता हूं। ऐसे जरा कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे हैं जो आज, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ था और वो परेशान बैठे हैं। तो हमने क्या किया, 198 को डिवाइड किया 14 से, हमारे पास एवरेज रेट कितना आ गया? 2 तक बस डेसिमल रख लो, ठीक है। 14.1। इधर देखें, हमने कहा 4 + 10 14 पड़े हैं 198 के, तो ये बन गए 14.14। डन, ओके। तो एवको मेथड में आपको रूल लिखवाया था कि जब भी कभी परचेज का कॉलम मूवमेंट करे, रेट दोबारा कैलकुलेट होता है, और जब भी सेल के कॉलम में कोई मूवमेंट आए तो रीसेंट, मोस्ट रीसेंट रेट पे हम उस इशू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है जी? 4 जनवरी को क्या है? सेल। 4 जनवरी 17 सेल्स कितने यूनिट्स? 8। 14.14
160। अच्छा आप सुन ले मेरी बात एक बार सुन ले ध्यान से। अमाउंट जिसने पॉइंट में लिखवाई वो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं दोबारा से वही धमकी दे रहा हूँ, तो हर वक्त यही धमकी देता हूँ मैं और कर क्या सकता हूँ यार, माड़ा जा बंदा मैं है जी। तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा बस, ठीक है। फिगर को राउंड करके बोलना है, राउंड अप और राउंड डाउन सही करो। अब बड़े हो जाओ, अभी वो बचपन वाला पहला दिन इंट्रो का थोड़ा ही आप लोगों का, बस भी कर दें। आपको राउंड अप राउंड डाउन करना नहीं आ रहा अभी तक, पता नहीं कहां की खेप आ गई है। सुन ले एक बार आज फिर से, 1.4 है तो राउंड डाउन करके 1 कर दिया करो। ये लिखना हो राउंड करके तो 1 लिखो, और अगर 1.5 या उससे ज्यादा है, 1.5 से कम जो भी है 1, 1.5 या उससे ज्यादा है तो 2। ये राउंडिंग भी नहीं आती आप लोगों को। ओके आगे बढ़े, कितने रह गए? ओ एंट्रीज रह गई, चलो दोनों इकट्ठी करते हैं। 6 रह गए, 14.14 वाले 85। अच्छा ये दो चीजें हो गई हैं, दो इवेंट्स हो गए, एंट्री नहीं की थी। पहले परचेज की एंट्री करनी चाहिए थी, तो 2 जनवरी 17 परचेज की एंट्री बोलो सारे। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 150, ठीक है। फिर हो गई सेल, असल में एंट्री करके जाना चाहिए था। सेल के वक्त एक एंट्री 2, चल अब याद हो गया, इसीलिए तो उसको अलग रखा था, वो अब थोड़ी पक्की हो गई थी। अब आके हमने नई चीज सीखनी है, तो ये पक्की हो गई हुई है एंट्रीज। जी बोले। 4 जनवरी 17 डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा ये एंट्री किससे होगी? हमेशा सेलिंग प्राइस से, और दूसरी एंट्री हमेशा कॉस्ट से, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 20, यहां पे हमने लिख लिया सेल्स के साथ कितने 8 थे इंटू 20। तो वहां पे मैंने आपको उसूल लिखवाया था, कॉस्ट कार्ड के अंदर सेलिंग प्राइस की कोई था कोई कोई जगह नहीं है, ठीक है। हाँ वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो सेल्स जाती हैं वो वहां पे सेलिंग प्राइस यूज होती है, और इसी एंट्री से जाया करती थी सेल्स। जी बोले। 160, ओके। अब मैं ये नहीं लिख रहा विद सेलिंग प्राइस, आपको पता है, लेकिन एक ही डेट पर ये दूसरी एंट्री भी है। वो एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। कोई जरूरत है जी इनको अब डिस्कस करने की दोबारा? ओके इन्वेंट्री क्रेडिट जी, ये गिवन है फिगर, ये कॉस्ट ऑफ सेल। कहा था ये सेल्स दरअसल क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम है 113। ठीक है। फिर क्या हुआ? 12 जनवरी को फिर परचेज हो गई। ओहो, परचेज के कॉलम में मूवमेंट आ गई कितनी? 8, 16, 128। अब परचेज के कॉलम में हरकत आई नहीं और रेट दोबारा कैलकुलेट हुआ नहीं। ये उर्दू बोलने का तरीका है, मतलब अगर आ जाए रेट परचेज के कॉलम में मूवमेंट तो फिर रेट दोबारा कैलकुलेट करना है। ओके तो हमने कहा इधर देखो सारे, अब क्वांटिटी ऊपर हेडिंग बनी हुई है। 6 पड़े थे 85 रुपए के, 8 खरीद लाए 128 के, तो 14 हो गए टोटल 213 के। करो डिवाइड, एवरेज रेट निकालो। इसको कहते हैं वेटेड एवरेज रेट, ठीक है ना। हमने ये नहीं करना कि हम 14.14 जमा 16/2 करें, वो सिंपल एवरेज होता है वेट्स के साथ। जी इसके नीचे लाइन लगा दें। अच्छा तो यहां लिखेंगे ना बेटा, 14 यूनिट्स पड़े हैं 15.21 के हिसाब से 213, ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? थक गए हो? ओह माय गॉड, यानी कि यू हेट माय वॉइस। ऊसा क्यों करूं, आहिस्ता कर लेता हूं, पता नहीं और कितने बेचारे बैठे होंगे। अब ठीक है बैठ जाओ,
ओके जी, तो बता दो पागल जी। उसके बाद क्या हुआ? सही है, अब सही है। ओके, उसके बाद सेल है। अच्छा, एंट्री, परचेज की एंट्री बोलो। 12/1/17 इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या कैश, जो भी लिख लो, क्रेडिटर बेहतर है। 128 और फिर सेल हुई। किस दिन हुई सेल? 17 जनवरी। 17 कितने यूनिट्स बिके? 6। 15.21 9। कितने बाकी हैं? 8। कितने हिसाब से? 15.21 122। सेल हो गई। सेल की एंट्री पहली डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जी, डेटर सेल, ये सेलिंग प्राइस से कितने यूनिट्स बिके हैं? 6 इंटू चुप करें, कॉस्ट ऑफ सेल 91। बस अब अगले नया काम शुरू हो रहा है। यहां तक बिल्कुल सही थी एंट्रीज, हाथ खड़ा करें। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, मतलब चीजें याद हैं। अच्छा जी, अब जब मैंने पहले दिन आपके सामने कार्ड बनाया था तो यहां पे मैंने लिखा था, अगर याद हो तो रेड बॉल पेन से, क्या लिखा था? चीजों का आना, और यहां पर चीजों का जाना। ओके, हाँ, चीजों का होना तो रहने दो, ठीक है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट बात, हमेशा यही उसूल लगेगा, जब कभी चीजें आती हैं तो हम परचेज के कॉलम को हिट किया करते हैं, और जब भी कभी चीजें जाती हैं तो हम सेल के कॉलम को हिट करते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये असूल जब मैंने आपको बताया हुआ है तो उस हिसाब से मुझे जवाब देना, पहले मुझे उसी हिसाब से जवाब देना, फिर मैं आपको एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा, ठीक है? सेल का मतलब चीजें चली गई, चीजों का जाना, और सेल रिटर्न का मतलब चीजों का वापस आना। तो चीजों का आना बन गया ना, ठीक है। अब चीजों का आना तो असूली तौर पे परचेज के कॉलम में होना चाहिए। ऐसे ही परचेज के वक्त चीजें आती हैं और परचेज रिटर्न में चीजें, तो चीजों का जाना उसूली तौर पे, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन है इस जनरल रूल की, याद रखना, याद रखना, परचेज और सेल, सॉरी, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये परचेज और सेल के कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ शो होंगी। दिल को जो मर्जी तसल्ली देनी है तो दे लो, मैं चीजों का जाना नहीं कह रहा, परचेज रिटर्न को चीजों का वापस जाना कह रहा हूं। सेल रिटर्न को मैं चीजों का आना नहीं कह रहा, ये चीजों का वापस आना कह रहा हूं, ठीक है। तो हमेशा चीजों के आने पर परचेज के कॉलम ने हिट होना है, और हमेशा चीजों के जाने पर जिस भी शक्ल में जाएं सेल के कॉलम ने हिट होना है, सिवाय परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करते। ये वाहिद चीजें, चीज जल गई हमसे गई, सेल का कॉलम। चीज बिक गई हमसे गई, सेल का कॉलम। चीज ओनर उठा के घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, हमसे गई, सेल का कॉलम। चीज चोरी हो गई हमसे गई, सेल का कॉलम। यानी कि जिस भी शक्ल में चीज जा रही है सेल का कॉलम, जिस भी शक्ल में चीज आ रही है परचेज का कॉलम। ये जनरल रूल यही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो पहले उसूल लिख लो, फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं, आसान सी बात है। तो लिखो जी,
चीजों का आना हमेशा सेल परचेज के कॉलम में, उसूलों वाले सफे पे नहीं जा सकते तो यहीं पे लिख लो, और जाने दो यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो इस कार्ड के ऊपर नीचे कहीं साइड पे खब्बे सजे। ठीक है जी। चीजों का आना परचेज के कॉलम में, चीजों का आना हमेशा परचेज के कॉलम में शो होता है, और चीजों का जाना हमेशा सेल के कॉलम में शो होता है। पहले तो ये लिख लेना जनरल रूल। चीजों का आना परचेज के कॉलम में शो होता है और चीजों का जाना सेल के कॉलम में शो होता है। ठीक है, ये हो गया जनरल रूल। ठीक है, अब आगे लिखें एक्सेप्शन। इसकी एक्सेप्शन है वो क्या, वो लिखें सेल रिटर्न सेल के कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ, बल्कि नेगेटिव साइन एक ही बार लिख लेंगे, सेल रिटर्न सेल के कॉलम में और परचेज रिटर्न परचेज के कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ शो होंगी। सेल रिटर्न सेल्स के कॉलम में और परचेज रिटर्न परचेज के कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ शो किया करेंगे। ओके, अब याद रहेगी ये बात, हमेशा ऐसे ही करना है। तो इसका मतलब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आज के बाद सेल रिटर्न परचेज रिटर्न उस दिन के सवाल में डाल दी जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन पहला दिन तो पहला दिन ही होता है, ठीक है, चीज को सीखने का, तो इसलिए उस दिन नहीं रखा गया था सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को भी। ठीक है, ओके जी। अब बताएं सवाल के अंदर क्या है जी इसके अगला काम। परचेज रिटर्न पहले है सेल रिटर्न। ओके, सुने जी इधर, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न उसूली तौर पे तो आनी थी सेल के कॉलम में, लेकिन हमने कहा ये एक्सेप्शन है। परचेज रिटर्न को परचेज के कॉलम में लिखा करेंगे हमेशा नेगेटिव साइन का, सेल रिटर्न को सेल के कॉलम में। तो किस दिन सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हुई है? 19/1/17। कितने यूनिट्स? इधर देखिएगा प्लीज, सब इधर तवज्जो से देखें, फिर नोट करने की मुसीबत पड़ गई कुछ लोगों को। 2 नेगेटिव साइन। ठीक है, हाँ जी। परचेज कौन सी वाली है उसने बताया है, तो जाहिर सी बात है जब 2 जनवरी को खरीदा हमने था 1 यूनिट 15 का, तो जब वापस करेंगे तो पैसे भी उसी हिसाब से मिलेंगे ना। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे 15, तो नेगेटिव इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये कहां यूज करते हैं, बस ये तो मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, आंसर क्या आ गया 30 नेगेटिव। ठीक है जी। अब परचेज रिटर्न हुई है तो स्टॉक कम हुआ है ना, 6 रह गया, 15.21। आंसर बताएं। बंदा निकाल ले तलवार और आप लोगों को दिखा के दोबारा छुपा दे। कुछ कहना चाह रहा है मेरा दोस्त? हाँ, क्यों वेटेड एवरेज? कौन सी परचेज हुई है? मैं सुनना चाह रहा हूं ये बात। मैंने उसूल लिखवाया हुआ है, परचेज के कॉलम में जब भी कोई मूवमेंट आए हम रेट को दोबारा कैलकुलेट करते हैं। ये परचेज के कॉलम की मूवमेंट ही तो है, इसको क्यों नहीं लेकर आए आप वेटेड एवरेज के अंदर? क्यों आपने मुझे 15.21 लिखने दिया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यस, शेम ऑन यू। पहले बताएं कितने पड़े थे? 8। 122 के 2 वापस भेज दिए, माइनस कर दो बस, कोई मसला नहीं। कितने रह गए? 6। कॉस्ट कितनी माइनस की? 30। कितनी रह गई कॉस्ट? 92। डिवाइड करो 3 हुआ ना चेंज रेट। हाँ, 15.33 92। परचेज रिटर्न है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की एंट्री आती है, करो ना फिर। कर हैं परचेज रिटर्न डेबिट, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। 19 जनवरी
17 क्रेडिटर डेबिट पर परचेज, सॉरी, इन्वेंट्री क्रेडिट कितना 30, और दूसरी एंट्री परचेज रिटर्न के वक्त वो भी लिखवा दें। केड़ी दूसरी एंट्री? या अल्लाह बचा ले, मैं एक देख दवांगा। है केड़ी देख केड़ी एंट्री? ओके जी, इंशाअल्लाह कोर्स मुक जाए। जी बेटा, नहीं बेटा एंट्री में नेगेटिव साइन नहीं, नहीं वो तो हमने सिर्फ अपने स्टॉक की पोजीशन, ये देखें इधर देखिए, सबकी तवज्जो मैं बैठ के लेजर के जरिए मबजूल करवाऊंगा इसकी तरफ। लेजर आ चुकी है, चुप, लेजर मार दो। ओपनिंग 4 है, ओपनिंग प्लस 10 इज इक्वल टू दिस ओपनिंग प्लस दिस परचेज इज इक्वल टू क्लोजिंग। दिस माइनस 8 14, यूं कर लेते हैं 4 प्लस 10 14, 14 माइनस 8 6, 6 प्लस 8 14 माइनस 6 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परचेज का कॉलम दरअसल स्टॉक में प्लस हो रहा है और ये सेल वाला कॉलम माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां पे प्लस माइनस मैंने शो किया, सिर्फ वो तो एंट्रीज हैं, लेजर्स हैं, उनमें कहां से आ गया माइनस? सही है, चले। अच्छा जी, फिर क्या हो गया? हाँ सेल डन होगी, कोई मसला ही कोई नहीं। किस दिन? अब 23/1/17 कितने यूनिट्स? किस कॉलम में? सेल वाले कॉलम में ही नेगेटिव साइन, तो 23/1/17 पर 3 यूनिट्स। इधर देखो नेगेटिव साइन के साथ। रेट कौन सा उठाएं? उसूल शायद लिखवाया भी था, ठीक है, कि सेल के कॉलम में जितने भी इश्यूज होंगे वो हमेशा मोस्ट रिसेंट रेट पे होंगे, फिर परवाह नहीं करनी वो क्या चीज है। ये इश्यूज का कॉलम है बेसिकली। इश्यूज, इन्वेंट्री से चीज इशू कर दीजिए, सेल कर दी, निकाल रहे हैं यहां से चीजें, तो जो मोस्ट रिसेंट रेट एवरेज निकल चुका है बस वही है। इसीलिए आगे से डेट भी गायब कर दी थी मैंने जानबूझ के। इसको मत सोचिए कि वो वाला रेट अगर गिवन होता, डेट गिवन होती, क्या करते, बस नहीं है, सही है, बस एवरेज रेट ही आना है यहाँ पे। जी बोले 15.33 46 नेगेटिव, और ये 6 माइनस 3 रह गया 3। ऐसे नहीं, मैंने लेजर के साथ प्लस माइनस करवाया था। तरतीब से अब चलें, अब तरतीब से चलें। 4 जमा 10 14 माइनस 8 6 जमा 8 14 माइनस 6 8 जमा माइनस 2 माइनस 6 एंड 6 माइनस माइनस 3 प्लस हो गया, तो 6 प्लस 3 9। अच्छा वैसे भी लॉजिकली भी सोचा जा सकता है, तो समझ नहीं आई पाए ना, लॉजिकली सुन लो। फिर 6 यूनिट्स पड़े थे, 3 वापस आ गए, तो स्टॉक बढ़ना है या घट होना है? आप ये समझ रहे हैं कि ये 3 क्यों लिखा हुआ है? ये तो गलत लिखा हुआ है, सही है ये, ठीक है। ओके नाउ 15.33 138। ओके, एंट्री एक ही होगी ना? क्यों, कौन सा सेल है? अच्छा सेल रिटर्न भी तो वही है। अच्छा ठीक है, ठीक। पहली एंट्री बोलें डेटर डेबिट, सॉरी भूल जाता है इंसान, बंदा बशर भूल जाता है। हाँ, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, और बस। अच्छा ये कितने से? ये जो चीजें वापस आई हैं बिकी थी 20 के हिसाब से,
तो अब डेटर्स को माफी दे दी 3 इंटू 20 60 की, बस एक ही एंट्री। ओहो चलो रात हो गई, भूल जाता है, उस्ताद भी तो इंसान है। ठीक है आप बता दें, आपको तो पता है, इसी दिन की एंट्री है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री। बहुत थक गया हूं मैं, ओहो आपने एंट्री ध्यान से करवाते रहने, जागते रहना। इन्वेंट्री छुट्टी क्यों, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट क्रेडिट जी। ये भाई बोलने वालों, अल्लाह तुम्हें पूछे। ओके नाउ न्यू थिंग हैज बीन लर्न and digested, so come forward, additional information पढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू। गुड्स रिटर्न टू इन्वेंट्री। अभी भी बनाई है ताजा ताजा, पूछा आपने। चुप। यार ये बाद में पूछना सवाल अब मुझसे क्लास। नहीं मुझे बेटा इसमें हंसने की क्या बात होती है, एक तो आप लोग हर बात पे हंसना क्या, ये बच्चे अब बड़े हो जाओ आप, अभी तक एएफसी की प्राइमरी में बैठे हुए क्लास में। प्लीज चुप कर जाएं, आप लोग भी क्लास में ही आते हैं, चुप कर जाएं सारे। मैंने कहा चुप करके बैठे सब भाई, वो असल में ना बात लंबी हो गई और मुझे नहीं क्लिक हो रहा, तो ये छुट्टी का टाइम भी तो नजदीक है ना, इनको छुट्टी भी देनी है। आराम से बैठ के सुकून से गुफ्तो शनीद करेंगे, तुम्हारे इस पॉइंट का मैं जवाब दूंगा अगर मैं मिला तो। ओके एडिशनल इंफॉर्मेशन, 2 units were destroyed due to आग on 26 जनवरी 2017. This is called abnormal loss. ओहो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री और आपको ना आती हो। मुझे ये कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आपको ये एंट्री पहले से आती है। मैं साबित करता हूं। थोड़ी देर के लिए यहां पे एंट्री करनी है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां पे कोई एंट्री कर रहे थे और ऐसा कोई सवाल कर रहे थे, और थोड़ी देर के लिए जरा माजी करीब करीब में ही वापस जरा जाके झांको। आपने फिक्स एसेट को डिस्पोज करना सीखा हुआ है, मुझे बस वही एंट्री कर दो, फिर मैं उसी से इंशाल्लाह आपको ये एंट्री भी डिराइव कर देता हूं, हो जाएगी आसानी से इंशाल्लाह। ठीक है ओके सुने इधर देखें, मैं कहा था डिस्पोजल 3 तरह से हो सकता है, या बेच दो, या एक्सचेंज करो, या कोई नेचुरल डिजास्टर आए, याद है तो फिक्स्ड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यूं कह दें डिस्ट्रक्शन भी तो डिस्पोजल ही था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये हम पढ़ के आए बड़ी तफसील से, बड़ा टाइम लगाया था हमने ISO 16 पे फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर, बहुत टाइम लगाया हुआ हमने। तो डिस्पोजल तो आपको आज बर है, ठीक है, जरा सब बच्चे इसकी एंट्री पास करें, खाली फिगर्स नहीं होंगी, बस स्टार लगा दो। मैंने कहा मुझे बताएं, यहां पास करें एंट्री, जहां एंट्रीज कर रहे हैं यहां पे 3 मतलब नरेशन शायद मैं लिखवाऊं ना, इसलिए लाइन चलो बाद में लिखवाऊंगा, तो सुने 3 3 6 3 9, बस 3 को एक एंट्री ये है, एक इसके अलावा 3 एंट्रीज, 2 एंट्रीज की जगह छोड़ दो, चलो 2-3 एंट्रीज की जगह टोटल छोड़ के ये एंट्री करो, बगैर फिगर्स वाली रिवाइज करो। क्या कुछ आता था मैंने पूछा नहीं है, मैंने कहा है एंट्रीज पास करो। मां तुम गपशप लगाया करो बस कैमरे वाले भाई से। तो जाओ ना बेटा, जाओ चले जाओ।
जाओ। हाँ मार्कर बदल के पढ़ाता हूं अब। ओके देखें इधर, स्टेप 1 हम क्रेडिट करते थे एसेट अकाउंट को उसकी कॉस्ट से, स्टेप 2 अकोमोडेशन को डेबिट करते थे, स्टेप 3 कैश को डेबिट करते थे, स्टेप 4 गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था। ये सारा कुछ मिला के एंट्री यूं बना करती थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट डेबिट और फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट। और बैलेंसिंग फिगर हम नॉर्मली ना यहाँ पे लॉस ही निकाला करते थे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहते थे जी बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी, और वो ज्यादातर केसेस में लॉस रखा था ताकि हमें याद हो जाए कि डेबिट साइड पे क्या आया करता है, लॉस। ठीक है जी, ओके। अब इधर देखें, कोई नहीं, फिगर्स तो नहीं है ना मेरे पास, ये तो मैंने वैसे ही आपको कहा कि आप मुझे वो अपना सबक सुना दें। ये जो बोल रहा है ना बच्चा, अब ये बस आने ही लगा है दांत थल्ले। ठीक है जी, तो प्लीज जरा बचा ले अपनी इज्जत भी और इज्जत भी। अच्छा, अब ये तो था, ये ना डिस्ट्रक्शन एबनॉर्मल लॉस ही है। ये आग लग के एसिड का जल के राख स्वा हो जाना है जी, या चोरों का फिक्स एसिड उखाड़ के ले जाना, या सैलाब आना और फिक्स एसिड का बह जाना, या जलजला आना फिक्स एसिड का धंस जाना, ये कोई नॉर्मल चीजें थोड़ी ही होती हैं, ये एबनॉर्मल लॉसेस ही होते हैं। तो दिस वाज एबनॉर्मल, दिस वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स्ड एसिड। मैंने आपको कहा था कि अगर डिस्ट्रक्शन हो तो गेन कभी नहीं आएगा, मैक्सिमम क्या होगा, इंश्योरेंस वाले सारे पैसे दे देंगे। लॉस जीरो हो सकता है, लॉस जीरो हो सकता है। आपका एक एसेट बुक वैल्यू थी 100 रुपया, आपका एसेट जल गया, इंश्योरेंस वालों को आपने कहा जी एसेट जल गया, उन्होंने 150 दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। वरना तो हर कोई, मैंने आपको कहा था, हर कोई अपने एसेट को जलाए बेचने की बजाय। आप गुजर रहे हो जब भी ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट से या पत्तोगी से या इधर से रायविंड वाली साइड से, ठीक है, आपको हर फैक्ट्री के बाहर जब वो आग लगी हुई, अंदर आग लगी नजर आए, क्या हुआ जी, वो प्लांट पुराना हो गया था तो हमने आग लगा दी इंश्योरेंस वालों से, हमने कहा गेन कमाए। तो ऐसा थोड़ा ही होता है। वो ये होता है एबनॉर्मल लॉस के केस में नॉर्मली लॉस को कुछ कवर कर देते हैं, और मैक्सिमम क्या होता है भाई, जितने की चीज थी वो पैसे मिल जाते हैं, गेन कभी नहीं होता नॉर्मल, ये एबनॉर्मल लॉस के केस में जब इंश्योरेंस वाले आ भी जाएं तो। बस ये चीज मैंने कहा था, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये एक एडिशनल चीज हो सकती है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है एंट्री में, जब मैंने आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट पढ़ाया था। ओके, याद आ गया? किस किस को याद नहीं आया? ओके, नहीं है, अच्छा कल ही सी पाए तुसी मेरे नाल ही पढ़े सी। अच्छा, तुम्हें याद नहीं आया? चिश्ती खड़े हो जाओ, ओके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम बेशरम आदमी, तुमने इसी टेस्ट के अंदर इतने नंबर फिर पक्की बात है नकल करके लिए हैं, पकड़ा गया चोर। ओके नाउ ये भी तो डिस्ट्रक्शन ही है, ठीक है, आग लगी है और स्वा हो गया, कख नहीं बचा, ठीक है, राख हो गई हमारी इन्वेंट्री, तो हमसे तो गई ना, ठीक है, तो ये भी क्या है, डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन, ये भी, ये इसका एबनॉर्मल लॉस है इन्वेंट्री का, एबनॉर्मल लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री। जब याद आ जाए ना चिश्ती तो फिर बैठ जाना। अब देखते हैं कितना कुछ झूठ बोलने लग गए हो तुम उस्ताद के साथ। ओके नाउ देखें, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कोई फर्क है, तो इसका मतलब एंट्री विल बी सेम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। क्या क्या मसला है? ओ हाँ याद आया, इन्वेंट्री की डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं है, करंट एसेट को डेप्रिशिएट हमारी नॉर्मल असम्पशन है, ये 2-3 महीने में हमने बेच देना है। ये ऐसा एसेट नहीं है कि अगले 10 साल फायदा देगा कि इसको एसेट बना के इसको डेप्रिशिएट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको कॉस्ट बनाएं। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन इन्वेंट्री। करंट एसेट्स को डेप्रिशिएट करने का कोई रिवाज हमारे यहाँ अकाउंटेंट्स के यहाँ नहीं होता। तो ये लिखा रहे इसी तरह से जब आप नोट कर रहे हो, और ये लाइन ऐसे लगाइएगा कि नजर आता है नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अब बाकी देखो, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल,
बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। जी हमारा फिक्स एसेट जल गया, जी इन्वेंट्री जल गई। इंश्योरेंस वालों के पास जाकर रोके पैसे ले ही लेने, ठीक है, दोनों चीज। इंश्योरेंस तो हर चीज, इवन कैश की इंश्योरेंस भी होती है, कवर देते हैं प्रीमियम पे करके, इंश्योरेंस वाले कवर देते हैं। फिक्स एसेट वो इंश्योर करवा लिया, बिल्डिंग इंश्योर कर, प्लांट इंश्योर करवा लिया, कैश इंश्योर करवा लिया, इन्वेंट्री इंश्योर करवा ली, तो नुकसान होगा तो वो पैसे भरेंगे, तो ये तो ऐसे ही आएगा। और फिक्स एसेट जला है, इन्वेंट्री, तो जो एसेट गया है उसी को क्रेडिट करना है। हम वैसे भी परपेचुअल सिस्टम में हैं, तो इन्वेंट्री का आना जाना रिकॉर्ड होता है इन्वेंट्री अकाउंट में, तो इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ही होगा भाई, नॉर्मल लॉस है, इतने पैसे नहीं इंश्योरेंस वालों ने दे देने कि आपको गेन ही आ जाए, ठीक है। ओहो, इसको इधर ही लिख, चलो हो गया नोट, अच्छा है। अब यहां पे इधर देखो, अब ये एंट्री अब हम अपने सवाल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं बस, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे इधर से, याद आ गया? अच्छा अच्छा, बैजा हीरो। ओके, सबसे पहले नहीं गुस्सा नहीं था, ये कोई इन बिटवीन चीज थी। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री का लेजर हमारे सामने है, एक एसी चला दो तारिक भाई प्लीज। इन्वेंट्री का लेजर तो हमारे सामने नहीं है, कार्ड है हमारे सामने। मुझे बताओ मुझे बताओ इन्वेंट्री के 2 यूनिट्स जल गए हैं, इन्वेंट्री के 2 यूनिट्स जल गए हैं, किस कॉलम में आने चाहिए? चीजों का जाना, ठीक है, किस कॉलम में आने चाहिए? सेल के कॉलम में। किस दिन जले हैं? 26 को। जरा पढ़ लो ना जाके, अल्लाह तौफीक दे। तो कहता है 2 यूनिट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू आग ऑन जनवरी 26-17, और साथ में आपकी सहूलत के लिए तहरीर कर दिया गया था एबनॉर्मल लॉस। ओके, यहां पे कितने यूनिट्स? इधर देखो, माइनस। हाँ भाई, ये नॉर्म है, चीजें जा रही हैं, ये तो वापस आई थी, ये तो एक्सेप्शन थी, इसलिए माइनस के साथ आया, ये ना माइनस ही शुरू हो जाओ आगे, ठीक है। तो ये 2 हैं, और इस कॉलम की हर मूवमेंट मोस्ट रीसेंट रेट पे, इस कॉलम की हर मूवमेंट मोस्ट रीसेंट रेट पे, और वो कितना है? 15.33, 30, 31 जी, ठीक है। रह गए 7, तो 9 पड़े थे ना, तो 2 नु आग लग गई, स्वा हो गए, तो कितने रह गए? 7। जैसे तुम लोगों को आग लग गई थी सुबह, मैंने कहा क्लास होगी एक्स्ट्रा, जैसे मजीद आग लग गई, मैंने कहा कल भी ये वाली क्लास होगी, क्योंकि आई हैव रियली एंजॉयड, ठीक है, बड़े आराम से मैं सब कुछ पढ़ाता गया हूं। और मैं जी, संडे ऑफ होगा, उम्मीद तो है, और भी उम्मीद है। ओके, असल वैसे भी आज जुम्मा था, तो प्यास बाकी रह गई थी, वैसे भी आधे घंटे में क्या पढ़ा जाता है, तो आज से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ओके, नाउ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज 5 यूनिट्स। पहले तो इससे आगे ना जाओ, रुको, इधर रुको। सिस्टम कौन सा है? अच्छा, हो सॉरी, ये एंट्री तो करवा दो, ये एंट्री ड्राइंग भी रह गया। अच्छा, अभी निकाल लेते हैं ड्राइंग की एंट्री भी। फिलहाल इधर आओ, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री किसने करवानी थी? आप लोगों ने करवानी थी, ठीक है जी। ये देखें, एकोमोडेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अब यहां पे लिखना नहीं, वो समझाने के लिए लिखा है, नोट करते हुए लिख के काटोगे, ताकि आपको ये ना लगे कोई नया काम किया। भाई नया काम नहीं किया हमने, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री है, कोई नया काम नहीं, हमें पहले ही आता था, हम तो नया कुछ सीखते ही नहीं है, सोचते ही इतने। तो कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब देखो कितनी कॉस्ट है, 30। ये एंट्री हमेशा कॉस्ट से ही हुआ करती है, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री पड़ी थी, जल गई, तो क्या नुकसान हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी, लिख लो ना पहले, चलो 1 मिनट,
चलो तुक्का अब लागी गया तो लिख दो जी। भाई ये एंट्रीज हमेशा किससे हुआ करती हैं? कॉस्ट से। आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, जल गई, तो क्या नुकसान हुआ? जितने की खरीदी थी। सेलिंग प्राइस का थोड़ा ही नुकसान होता है जी, हमने इतने की बेच लेनी थी, इतना नुकसान हो गया, दुख से आप वो भी नुकसान नहीं, बस इन्वेंट्री की कॉस्ट। अच्छा अब इधर देखें, सवाल में कहीं लिखा हुआ कैश आया है? वो तो स्वा हो गई है, तो कबाड़ियों को भी नहीं बेच सकते। अच्छा सवाल में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस वाले आए हैं हेल्प करने, इसका मतलब कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नील है। तो बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गई जी हमारी 27-26 किस दिन? 26 जनवरी के एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। एंट्रियां ही एंट्रियां, एंट्रियां ही एंट्रियां, एंट्रियां ही एंट्रियां लिखा उधर, ठीक है, सेल से। ओके नाउ गिवन टाइम में से 6 मिनट्स बाकी हैं, तो ध्यान से सुन लें मेरी बात। बात क्या करने लगा था वैसे? हाँ, ड्राइंग की एंट्री सिखा देता हूं, बाकी अगली दोनों एंट्रीज जो हैं वो वहां पे कार्ड में बता दूंगा, यहां पे लिख भी दूंगा, लेकिन उसको समझाऊंगा इंशाल्लाह कल, क्योंकि वो वैसे भी पीरियोडिक सिस्टम समझने के बाद ज्यादा अच्छी समझ आती हैं, जो आखिरी दो एंट्रीज है, नॉर्मल लॉस की और एनआरवी लॉस, ठीक है? ओके, तो अभी मैं ड्राइंग की एंट्री की तरफ जाता हूं। ये एंट्री क्लियर है सबको? ड्राइंग्स वाला पॉइंट भी पढ़ दें। Father Rana owner has taken 1 unit for his personal use. Drawing बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है इस वक्त में, आपकी तवज्जो चाहिए फुल फ्लेज। आखिरी 5 मिनट है, समझो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्लीज बेटा ये आपस में बातें बस बंद कर दें, क्या मसला है जी? कितने यूनिट्स ले गया है उठा के ओनर? एक यूनिट हमसे तो गया ना, और भाई हमसे ये देखो, बिक जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, ठीक है, या ओनर घर ले जाए, बिजनेस से तो गया ना, तो जाना जो है वो इसी कॉलम के अंदर आना है। तो एक यूनिट चला गया है, कितने, किस दिन? डेट नहीं है तो 31 अज्यूम कर लो, चलो नहीं 31 अज्यूम करना तो कोई डेट ना लिखो, खैर है, वैसे 31 ही ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। एक यूनिट 15.33, तो ये आ गया 15, ठीक है। तो यहां पे बच गया 6, कॉस्ट बच गई कितनी? 92। लो अब भला ड्राइंग की एंट्री में आपको बताता हुआ अच्छा लगूंगा? आप लोगों को अभी कल परसों ही तो मैंने इतनी तफसील से वो कोका भी खोला था हमने, हजरत साहब ने, हैं जी, वो बोतलें पिलाई थी, घर से अम्मा ने फोन भी किया था, बोतलें लेके दूध सोडा भी पिया था, हैं जी। तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट पीरियोडिक सिस्टम में, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट परपेचुअल सिस्टम में। तो ये एंट्री अब भला बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा आपको? 31 जनवरी 17 ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटोरी क्रेडिट कितने से? 15 से। सही है? ओके, अब एक छुपी हुई एंट्री भी थी। आपको कहा था पीरियोडिक सिस्टम में ऐसा कोई अकाउंट मौजूद नहीं होता जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में ऐसा अकाउंट होता है जो ये बता सकता है कि इतना, ठीक है। वो इन्वेंट्री का लेजर था, इन्वेंट्री कार्ड भी मैं तो कह रहा हूं वही है। ये कार्ड चीख चीख के कह रहा है कितने यूनिट्स पड़े होने चाहिए? 6। अब हमने कहा, अपने अकाउंटेंट ने बताया कि जी 6 यूनिट्स मेरे हिसाब से पड़े होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एक बंदे को कहा, उठ भाई छोटे, जाके जरा गिन के आ, पैजा छोटे, ठीक है, उठ के ना जाएंगे, जाके गिनती करके आओ। अब जो जाके, उसने, याद है मैंने कहा था कंफर्म करेंगे तो पता लग जाएगा कोई गायब शायब तो नहीं है, ये इसलिए अच्छा सिस्टम है। तो वो जब गया, यूनिट कितने पड़े होने चाहिए? 6। वो जब गया, उसने जाके गिनती की है, तो 1 2 3 4 5 सिर्फ अंडे गंदे निकले, ठीक है, चले अच्छे अंडे, ठीक है। 1 2 3 4 5, उसने आगे कहा जी वहां पे 5 यूनिट्स पड़े हैं, खुशी हुई जी 5 पूरे पड़े हैं। अकाउंट ने कहा 5 पूरे कितने ने? 6 पड़े होने चाहिए थे। इसका मतलब एक क्या हो गया? गैब।
एक क्या हो गया, गैब, ठीक है। एक, अब ये मैं कल बताऊंगा आपको इसको नॉर्मल लॉस क्यों कहते हैं। ये शॉप लिफ्टिंग की तरह से, ये छोटी चोरी जो होती है, एक चोरी होती है वो नकब लगा के करना, जो मैंने आपको शायद पहले बताया था कि शटर काट के या पिंडों में छत फाड़ के दुकान लूट ली जाती है, तो ये है चोरी बड़े वाली, ये अब नॉर्मल लॉस है। एक होता है, प्लीज प्लीज प्लीज, एक होता है ये दुकान के पास से गुजरते गुजरते जो ऐसे करके हाथ डालते हैं और लेस को जेब में डाल के आगे चले जाते हैं, चोरी तो ये भी है। अब सुने सुने, ये कल मैं प्रूव करूंगा, समझाऊंगा आपको कि कॉस्ट ऑफ कौन सा कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनती है, ये सारी बातें तो प्रूव करेंगे। फिलहाल आपको ये बता रहा हूं कि ये जो शॉप लिफ्टिंग टाइप, ये छोटा मोटा जो जो होता है ना, ये चोरी चकारी जो छोटी मोटी होती है, इसको बिजनेस का नॉर्मल लॉस कहा जाता है, अब नॉर्मल नहीं कहा जाता। प्रूव कल करूंगा, अब इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये एक यूनिट नजर नहीं आ रहा, किसी ने हाथ साफ किया है, मैंने किताबें बंद करने का बोला है बेटा आपको, यार पता नहीं मतलब आप लोग किस, खड़े हो जाओ ना जरा, किताबें यहीं छोड़ के पीछे चले जाओ और सबसे एंड पे जाना, चलो जल्दी तुम्हें, चल चल मेरा पुत्र, शाबाश, चल चल, किताब किताब को हाथ में, मैं पहुंचाता हूं तुम्हें जल्दी जल्दी बाहर। अच्छा फोन इधर ही बैठ के सुनना, बाहर मत जाना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सुन लो फोन। नॉर्मल लॉस की समझ आ रही है? देखो एक यूनिट हमारे पास नहीं है, मतलब शायद चोरी हो गया होगा, अब हमसे तो चला गया है, इसको क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लॉस। क्या कह रहे हैं, जल्दी आओ नोट करना है, क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है तो हमसे तो चला गया है ना। कार्ड की बात करो तो कार्ड में आपने 31 को जाके गिनती करवाई ना बंदे से, ठीक है, तो कार्ड के अंदर तो किस कॉलम में आना चाहिए, सेल में, हमसे तो गया 15.33, बच गए 5, 5 पड़े हैं इतने हिसाब से 77। ओके, नाउ दिस इज, आखिरकार दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी एनआरवी निकालनी, फिर छुट्टी होनी है, ठीक है। वैल्यू का कहा हुआ है, चुप गुस्ताखो, सुनो 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 सुनो, 31 जनवरी 17 को सिर्फ एंट्री नोट करनी है, इसको समझाना तो मैंने था ही नहीं आज, ठीक है, सिर्फ नोट करनी है। वो एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ, ये कल प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री ड्राइंग्स की है, ये एंट्री के ऊपर हेडिंग दे लेना, ये नॉर्मल लॉस की एंट्री है, ठीक है जी, नॉर्मल लॉस। ये किसकी एंट्री थी, एबनॉर्मल लॉस, इसके ऊपर हेडिंग देना ड्राइंग्स, इसके ऊपर हेडिंग देना नॉर्मल लॉस। और एक एंट्री और होनी है जिसको कहते हैं एनआरवी लॉस की एंट्री, तो वो हेडिंग मैंने दे ली अब, क्योंकि मुझे याद आ गया था हेडिंग्स भी देनी है, ठीक है। दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, 5 यूनिट पड़े हैं 15.33 के हिसाब से, टोटल कॉस्ट नजर आ रही है 77। मुश्किल नहीं है, ये तो आपके लिए लेफ्ट हैंड की एडजस्टमेंट है, इतनी आसान एडजस्टमेंट है एनआरवी की, सिर्फ हर चीज को सिखाना मकसूद है। अगली 2 एग्जांपल्स में पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस और नॉर्मल लॉस होंगे, वो कल सिखाऊंगा, जब वो सीखेंगे तो ये एंट्री इजीली समझ आ जाएगी। ओके, अच्छा अब सुन ले, बस ये एंट्री सिर्फ लिखनी है, कल समझाऊंगा यहां से। वो कहता है जी, जरा देखें, जो 5 पड़े भी हैं ना, उनमें से 2 डैमेज्ड हैं और उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 8 पर यूनिट है और सेलिंग कॉस्ट 2 पर यूनिट है, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लो, अब कौन करे, एनआरवी इज इक्वल टू 6, डायरेक्ट लिखो, सेलिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड 8 है और सॉरी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 8 है और सेलिंग कॉस्ट 2 है, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, आ गई एनआरवी। अब इधर देखो, 2 यूनिट्स क्या हैं, डैमेज्ड, 2 यूनिट्स क्या हैं, डैमेज्ड, चलो डैमेज्ड, इन डैमेज्ड की कॉस्ट लिखो अलग, कॉस्ट कितनी है, 2 × 15.33 कितना बना, 31, ठीक है।
एनआरवी डायरेक्ट निकाल चुके हो, एनआरवी बता दो जी। कितने? 8 हैं, 8 रुपए है ना पर 2 यूनिट पड़े हैं, सॉरी। और एनआरवी कितनी है? 6, तो बन गया 12। लो जी लोअर, लोअर क्या है? 12, तो यही है वैल्यू इस हिस्से की। और रिमेनिंग कितने यूनिट्स बचे? 3। ये 3 यूनिट्स क्या हैं? गुड। ये 3 यूनिट्स जो गुड हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है? आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे, बैलेंसिंग ही निकाल लो, आदत ही रख लो पक्की यहां पे जी। बैलेंसिंग 46, इन पे एनआरवी लगेगा, गुड यूनिट्स हैं, तो ये क्या आ गया? ये दोनों हो गए प्लस 58 एंड दिस फिगर विल अपीयर इन। ये मैंने बिल्कुल आज इकट्ठे ही दोनों सवाल इसीलिए करवाए। अब वो पीरियोडिक सिस्टम का था, ये परपेचुअल का। मंजिल दोनों की एक ही थी, 58। ये नजर आएगा जी, दिस फिगर विल अपीयर इन इन फाइनेंशियल। ठीक है, अब इधर देखो, मुझे ये बता दो लॉस है कितना? 77 पे स्टॉक पड़ा था, 58 पे उठाकर ले आए हो। ये ना जितने भी सवाल आपने आज तक किए थे ना, घर जाके एक काम ये भी करना, जहां जहां एनआरवी का सवाल किया हुआ है, आपने कॉस्ट और वैल्यू के डिफरेंस को एनआरवी लॉस लिख लेना है, ताकि ये बात याद हो जाए कि ये डिफरेंस जो है कितना है? 19। इसको कहा जाता है एनआरवी लॉस। ये लॉस किस वजह से आया है? देखिए ना, एक एसेट की वैल्यू 77 से गिर के कहां पे आ गई है? 58 पे। तो ये क्या है? लॉस। किस वजह से आया? एनआरवी की वजह से आया। इसकी एंट्री भी कल समझाऊंगा, फिलहाल एंट्री सेम ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री। बेटा ये मैं हमेशा से ये अगले दिन ही समझाता आया हूं, ये मत समझना टाइम खत्म हो गया तो, क्योंकि ये बदहजमी वाली बात भी हो जाती है, प्लस ये ज्यादा अच्छी समझ आती है जब मैं आपके साथ पीरियोडिक के अंदर एबनॉर्मल, ये नॉर्मल लॉस और एनआरवी लॉस, एग्जांपल 2 और 3 नजर आ रही है, जब वो डिस्कस कर लेता हूं तो ये समझना निहायत आसान हो जाता है, तो फिर डबल एफर्ट नहीं होती। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये दोनों एंट्री सिर्फ नोट करनी है, ये मैंने आपको समझाई नहीं है। इसके अलावा किसी एंट्री में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगर हो तो कल क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोगों के सवाल बेटा 1-2 सवाल